सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वैदिक चैनल के इस कार्यक्रम में राष्ट्र गौरव में हम बात करते हैं हमारे भारत का ज्ञान विज्ञान कैसा था, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति क्या थी और ऐसे कौन कौन से ज्ञान विज्ञान के वो तथ्य हैं जिनको भुला दिया गया है। योग आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का काम पतंजलि योगपीठ कर रहा है। पतंजलि योगपीठ केवल सामान नहीं बनाता बल्कि अच्छे इंसान बनाने का काम भी कर रहा है। देश के 12 लाख कंपनियों में से पतंजलि एक ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य 100% चैरिटी करना है। पतंजलि योगपीठ के माध्यम से एक और बड़ा काम हो रहा है, वो काम है भारत की ज्ञान परंपरा के संरक्षण का, उसके संवर्धन का। उसके लिए मैं बार बार आपको राष्ट्र गौरव के अलग अलग एपिसोड में चर्चा कर चुका हूं कि 39 लाख पांडुलिपियों के पेजेस को हमने डिजिटलाइज किया है, डिजिटल रूप में उनको सेव करके उनको संरक्षित करने का काम किया है, जिससे कि देश व दुनिया के विद्वान उनके ऊपर शोध कर सकें और भारत का वो ज्ञान विज्ञान, भारत की बौद्धिक संपदा हो उसके ऊपर। जैसे नीम की तरह किसी ने पेटेंट करवा लिया था, हल्दी की तरह किसी ने पेटेंट करवाया था, वैसे कोई पेटेंट ना करवाए। आयुर्वेद का विज्ञान कितना बड़ा है, योग का विज्ञान कितना बड़ा है कि आने वाले समय में लाखों करोड़ रुपए की पूरी इंडस्ट्री इस योग व आयुर्वेद की पूरी दुनिया में डेवलप हो रही है। आयुर्वेद के काढ़ों की डिमांड, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। पूरी दुनिया में आधुनिक हेल्थ सिस्टम जहां ब्रेकडाउन कर रहा है, आधुनिक हेल्थ सिस्टम टूट रहा है, बिखर रहा है, बाहर का हेल्थ सिस्टम इस कोरोना जैसे वायरस में काम नहीं आ रहा, तो वहां पर अंदर का हेल्थ सिस्टम काम आता है। और इस अंदर के हेल्थ सिस्टम की बात को, योग आयुर्वेद के गहरे रहस्यों को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रहा है। पतंजलि योगपीठ लगा हुआ है। महर्षि चरक सुश्रुत के साथ साथ महर्षि वाग्भट, जिन्होंने आयुर्वेद की अलग अलग संहिताओं की रचना की, 1 लाख श्लोक के आयुर्वेद को संक्षेप में हमारे तक पहुंचाया, उसके लिए आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य और ये अष्टांग हृदयम को आधुनिक लौकिक भाषा में अंग्रेजी के साथ, हिंदी के साथ, एक एक संस्कृत के श्लोक को तोड़कर उसके एक एक शब्दों के शब्दार्थ के साथ, सूत्रार्थ के साथ, भावार्थ के साथ, अन्वय के साथ ये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक एक चीज को खोलकर बताया गया है। इसकी चर्चा हमने कल की थी। अष्टांग हृदयम, इसको यह माना जाता है कि आयुर्वेद के जो 8 अंग हैं, जैसे शरीर में दिल का स्थान होता है, हृदय का स्थान होता है, वैसे ही आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम का स्थान है। तो ये पतंजलि ने, पूज्य आचार्य श्री ने इसका परिष्कार किया है और इसकी व्याख्या की है, ये उपलब्ध करवाया है। दूसरा, पतंजलि ने एक और प्रकाशन का काम किया है। हमारे वेदों में हजारों मंत्र हैं, आप और हम सारे मंत्रों को नहीं पढ़ सकते, तो चारों वेदों में जो वनस्पतियों की चर्चा की गई है, औषधियों की चर्चा की गई है, जड़ी बूटियों की चर्चा की गई है, वो किस वेद में कहां की गई है, उसका हम क्या लाभ उठा सकते हैं, और हमारे वेद के जो अलग अलग भाष्यकार हुए हैं उन्होंने उसके ऊपर क्या क्या अपनी टिप्पणी दी है, इसके बारे में वेद वर्णित वनस्पतियां, ये एक अद्भुत ग्रंथ, ये भी पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रकाशित किया गया है। लगभग 600 पेज का यह ग्रंथ है और केवल 500 रुपए में, लागत से भी कम मूल्य पर यह प्रकाशित किया गया है। इसको प्रकाशित करने का एक ही उद्देश्य है कि ये वेदों का हमारा ज्ञान घर घर तक पहुंच जाए। यदि कोई आयुर्वेद में रुचि रखता है तो वेद के अंदर कहां कहां किस किस औषधि का वर्णन आया है, किस ऋचा में आया है, उसकी सारी जानकारी उसको घर बैठे मिल सके, इसके ऊपर और शोध हो सके, और आने वाले समय में कोई व्यक्ति ये ना कहे कि ये नीम के, ये हल्दी के, ये एलोवेरा के, इनके फार्मूले, इनके पेटेंट तो हमारे पास है, ये बौद्धिक संपदा तो हमारी है। इसके लिए ये वेद वर्णित वनस्पतियां, अद्भुत पुस्तक, वेदों के महासागर में कई विद्वानों के निचोड़ के रूप में ये छापी गई है। इसमें वेद में हमारे ये माना जाता है कि इसके अंदर प्रकृति से संबंधित सारी विद्याएं हैं, और ये परमात्मा ने आयुर्वेद की रचना धरती के ऊपर मनुष्य की रचना से पहले की थी, ताकि जिस मनुष्य को हम बना रहे हैं
वो ठीक से जीवन यापन कर सके, उसकी आयु में वृद्धि हो, यदि वो कभी बीमार हो जाए तो अपने आप को ठीक कर सके। देखिए, वेदों के काल के बारे में बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हमारी हड़प्पा, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, इनके बारे में अलग अलग भ्रम फैलाए जाते हैं। हमारे देश के बारे में भ्रम फैलाए जाते हैं कि आर्य तो बाहर से आए थे, सिकंदर तो विश्व विजेता था। ऐसे बहुत सी थ्योरी प्लांट की जाती हैं ताकि हमें गौरव का बोध ना हो, क्योंकि हमने यदि वेदों का काल निर्धारण कर दिया, हमने आयुर्वेद को मान्यता दे दी, हमने योग को मान्यता दे दी, तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक विकसित सभ्यता और संस्कृति केवल और केवल भारत की रही है। तो पाश्चात्य विद्वान वेदों को अपौरुषेय स्वीकार नहीं करते। हमारा क्या मानना है कि ये वेद का ज्ञान किसी ईश्वरीय कृपा से हमारे पूर्वजों के माध्यम से मानव के कल्याण के लिए आया है। लेकिन इस थ्योरी को, इस बात को कोई दूसरा मजहब वाला, संप्रदाय वाला या अपने आप को आधुनिक कहने वाला इसको स्वीकार नहीं करता, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि ये जो मैक्स मुलर की बात बार बार आती है, मैक्स मुलर कहता है कि वेद तो 800 से 1200 ईस्वी पूर्व के हैं, मतलब लगभग 3000 साल पुराने हैं। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमें अपने वेद को, अपने दर्शन को, हमारी भारतीय संस्कृति को दोबारा से पुनर्स्थापित करना है। हमारे वेदों में ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम की मर्यादा है, यज्ञ है, धन समृद्धि है, दान है, परोपकार है, राजनीति है, समाज शास्त्र है, सिंचाई की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, व्यापार के बारे में, हमारी श्रद्धा के बारे में, हमारी आयु लंबी कैसे हो, हमारा संगठन कैसे हो, कैसे हम अच्छे कार्य करें, इन सब के बारे में मैं ऋग्वेद की बात करूं तो इसमें बहुत डिटेल में दिया गया है। और अथर्ववेद को तो बहुत से लोग भेषज वेद के नाम से भी जानते हैं। ये मानते हैं कि इसके अंदर स्वास्थ्य की बहुत बात की गई है, औषधियों की बात बहुत की गई है। अथर्ववेद में आश्वासन चिकित्सा है, हस्ताभिमर्श चिकित्सा है, जल चिकित्सा है, सूर्य चंद्र किरण चिकित्सा है, होम चिकित्सा है। इसके बारे में डिटेल में इसमें दिया गया है। इस वेद वर्णित वनस्पति में, जो वेदों में जिन जिन वनस्पतियों की चर्चा है, जैसे अर्जुन की है, अक्र की है, पीपली की है, अपामार्क की है, वाचा की है, अमृता की है, इनकी डिटेल में। अच्छा, वेदों के भी अलग अलग भाष्य किए गए हैं। वेद की सामान्य ऋचा को हम पढ़ नहीं सकते, उसका अन्वय करके उसका शब्दार्थ दिया गया है, फिर उसका सूत्रार्थ की दिया गया है, फिर उसका भाष्य दिया गया है। और भाष्य देते हुए भी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने इसके ऊपर कार्य करते हुए वेदों के जितने भाष्य उपलब्ध थे, जैसे आचार्य सायण का भाष्य है, पंडित श्रीपद दामोदर सातवेलकर का भाष्य है, प्रोफेसर विश्वनाथ का भाष्य है, इन सारे भाष्यों को लेकर अंग्रेजी के विद्वानों ने भी जो वेदों के भाष्य किए हैं, उन सबको लेकर जहां कोई भ्रांति है, जहां कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर किया है। और देखिए, कई बार जब व्याकरण का कोई विद्वान किसी शब्द का अर्थ करता है तो कई बार उस गहराई तक नहीं पहुंच पाता। इस ग्रंथ के निर्माण कार्य में आयुर्वेद के मर्मज्ञ मनीषी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने अपना बहुत अमूल्य समय लगाया है। और इसके साथ साथ देश के जितने भी बड़े विद्वान हैं, उन सब का भी सहयोग इसमें लिया गया है। महर्षि दयानंद के भाष्य के साथ साथ ग्रिफिथ का भाष्य, विल्सन का भाष्य, पंडित जयदेव शर्मा का भाष्य, वेंकट का भाष्य, पंडित विटने का भाष्य, प्रोफेसर विश्वनाथ का भाष्य, पंडित क्षेमकरण दास का भाष्य, पंडित हरिशरण का भाष्य, पंडित वैद्यनाथ शास्त्री का भाष्य, इन सबको साथ लेकर किया गया है। और कैसे, जैसे आयुर्वेद के किसी विद्यार्थी को पढ़ना है तो इन सब के भाष्य की डिटेल लिखेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको टेबल के रूप में दिया गया है कि इस ऋचा का या इस औषधि के संबंध में अलग अलग चर्चा कहां पर आई है और अलग अलग विद्वानों ने इसका कैसे भाष्य किया गया है। ये इस प्रकार से टेबल देकर यहां पर अलग अलग औषधि के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है। तो ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। शतावर से लेकर, आंवला से लेकर, अमृता से लेकर, गुग्गुल से लेकर, ब्रह्मी से लेकर, शंख पुष्पी से लेकर, इन सब का इसके अंदर बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। तो जो आयुर्वेद में रुचि रखते हैं वो इस पुस्तक का लाभ उठा सकते हैं। बहुत उपयोगी पुस्तक है। 600 पेज की पुस्तक केवल 500 रुपए में हार्ड बाउंड है। अगर यही पुस्तक, मैं दिल्ली में, मेरे एक मित्र हैं जो अपना पब्लिकेशन हाउस चलाते हैं, मैंने ऐसे ही एक जो छोटी पुस्तक है वो मैंने उनको दिखाई थी, योग शतक पैद्यवल्लभा, ये पुस्तक मैंने उनको दिखाई थी। इस टाइप की पुस्तक मोटी इस साइज की दिखाई थी। तो मैंने कहा जी ये पुस्तक हमने 600-700 पेज की हमने 500 रुपए में उपलब्ध करवाई है। तो उन्होंने कहा कि यदि हम इस पुस्तक को छापते
तो कम से कम 1200 रुपए की उपलब्ध करवाते। ये मैंने हाफ साइज की पुस्तक की बात की थी। इस साइज की पुस्तक की यदि मैं बात करूं तो इसकी लागत भी, इसका शोध छोड़ दीजिए, इसके अंदर जो विद्वानों का परिश्रम लगा उसको छोड़ दीजिए, इसमें जो मेहनत लगी है उसको छोड़ दीजिए, यदि हम इसके हार्ड बाउंड कागज की और इसकी बाइंडिंग की, इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट भी लगाएं तो वो प्रिंटिंग की, बाइंडिंग की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये ज्ञान घर घर तक पहुंचे, आप जो दंतकांति खरीदते हैं, आप जो पेस्ट खरीदते हैं, आप जो सामान खरीदते हैं, उससे जो थोड़ा सा लाभांश होता है, उससे योग आयुर्वेद की सेवा, रिसर्च और पब्लिकेशन को देश की एक एक लाइब्रेरी तक पहुंचाना, एक एक घर तक पहुंचाना, हमारे पूर्वजों के ज्ञान को सुरक्षित करना, उसको संरक्षित करना, उसके बौद्धिक ज्ञान के ऊपर कोई दूसरा कॉपीराइट ना ले सके, इसके लिए बड़ा काम पतंजलि योगपीठ द्वारा किया जा रहा है। अभी आगे हम बात करते हैं जो आप सबके लिए बहुत उपयोगी है ऐसी पुस्तकों की। ये जड़ी बूटी रहस्य नाम से, अभी देखिए हमारी दादी नानी के ज्ञान को, जड़ी बूटियों के ज्ञान को गायब कर दिया गया था, उन चीजों में हमारी श्रद्धा को नष्ट कर दिया गया था। मैंने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कुछ ऐसे असाध्य रोग जिनका कोई समाधान नहीं था, उनका मार्ग आयुर्वेद के मार्ग से मिला। अब यदि पहले हमारे यहाँ कोई MBBS MD डॉक्टर नहीं होता था, उत्तराखंड हिमाचल के दूर गांव का व्यक्ति भी ये जानता था कि मुझे क्या करना है जिससे मैं बीमार ना पड़ूं, और क्या करना है यदि मैं बीमार पड़ जाऊं तो क्या करूं रसोई घर के मसालों से, हमारे आसपास के जड़ी बूटियों से। हमारे घर के आंगन में नीम है, सहतूत है, आम है, बबूल है, इन छोटे छोटे पेड़ पौधों से, हमारी खेत की मुंडेर पर, अपने घर के गांव के आसपास के जंगल में ऐसी कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम प्रयोग करके, जिनके जड़ का क्या प्रयोग होता है, तने का क्या प्रयोग होता है, छिलके का क्या प्रयोग होता है। जैसे नीम है, अब नीम की जड़ का कुछ और प्रयोग है, नीम के तने का जो छिलका है, छाल है, उसका कुछ और प्रयोग है। बचपन में आपको जब फुंसियां होती होंगी तो हमने नीम का छाल तोड़कर लाते थे, उसको पानी के साथ रगड़ते थे और उस नीम की छाल के, उस लाल लाल कलर की छाल के पाउडर को हम अपनी फुंसियों के ऊपर लगा लेते थे। तो एंटी बैक्टीरियल भी काम करती थी, एंटी वायरल भी काम करती थी, एंटी फंगल भी काम करती थी और हमारी फुंसियों को ठीक कर देती थी। कोई ट्यूब वाली मल्लम हम लेकर नहीं आते थे। ऐसे ही नीम के पत्ते किस काम आते हैं, नीम की दातुन किस काम आती है, नीम के पत्तों को पानी में उबालकर यदि सिर में फुंसी है तो कैसे प्रयोग करें, चर्म रोग है तो कैसे प्रयोग करें, फिर निम्बोली के क्या क्या गुण हैं, फिर निम्बोली के साथ नीम की जो गुठली है उसके क्या गुण है, नीम के तेल के क्या गुण है। तो वृक्ष के हर हिस्से में जो अलग अलग उसकी केमिस्ट्री है, अलग अलग उसके अंदर जो तत्व पाए जाते हैं, उसका हमारे शरीर के किस रोग पर, किस अंग पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसकी डिटेल में रिसर्च करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया है। दुख की बात यह है कि हमने उसको भुला दिया है। तो ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य के नाम से हमारे पूरे भारत में जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, महर्षि चरक और सुश्रुत ने लगभग 800 जड़ी बूटियों की चर्चा की है जो आयुर्वेद की अलग अलग चीजों को बनाने में प्रयोग की जाती हैं। आयुर्वेद कितना बड़ा है, आयुर्वेद कितना पुराना नाम है, आप कल्पना कर लीजिए कि जब हम गूगल करते हैं कि इस दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड कौन सा है, तो हम ये पाते हैं कि च्यवनप्राश इस दुनिया का सबसे पुराना ब्रांड है। मतलब च्यवनप्राश एक वो फार्मूला है जो इस दुनिया में सबसे पहले महर्षि च्यवन ने दिया कि इसके अंदर इतना आंवला होगा, इसके अंदर आंवले को इस प्रकार से इसको बनाना है, ये जो फार्मूला बनेगा इसको च्यवनप्राश कहा जाएगा। और च्यवनप्राश पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के सारे ब्रांड में, उसमें आपका मैकडोनल्ड से लेकर, पेप्सी से लेकर, कोक से लेकर सारे ब्रांड आ चुके हैं, उसमें सबसे पुराना फार्मूला है, पुराना ब्रांड है। तो जैसे च्यवनप्राश एक ब्रांड हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पुराना ब्रांड है, ऐसे ही आयुर्वेद की ताकत इतनी है कि ये कोरोना जैसे लाखों वायरस भी आ जाएं तो भी अगर हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार दिनचर्या का प्रयोग करते हैं, जैसे महर्षि चरक अपनी चरक संहिता में लिखते हैं कि स्वस्थ कौन है, हितमुख, रितभुक, मितभुक, और उसके बाद स्वास्थ्य के स्तंभ कौन कौन से हैं। उन्होंने 4 स्तंभ नहीं बताए, वो कहते हैं 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य है। उन्होंने व्यायाम की बात नहीं की। वो कहते हैं कि आहार ठीक तभी माना जाएगा जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो आहार नहीं है, और आहार के साथ व्यायाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने निद्रा की भी बात की, उन्होंने नींद की बात की है कि यदि हम नींद ठीक से नहीं लेंगे
तो स्वस्थ नहीं रह सकते। आज जब इम्यूनिटी की बात होती है तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यदि हम अपनी नींद पूरी नहीं लेते तो दिखने में चाहे हमारा वजन कम ना हो, दिखने में चाहे हमें कोई बीमारी ना हो, दिखने में चाहे हमारे ब्लड की कोई केमिस्ट्री चेंज ना हो, लेकिन अगर हम केवल नींद पूरी नहीं लेते तो उस कम नींद के कारण हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। महर्षि चरक ने तो हजारों साल पहले कहा कि स्वस्थ रहना है तो तीनों चीजों, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य की बात करनी पड़ेगी। तो ये जड़ी बूटियों के बारे में पूज्य आचार्य श्री ने बहुत परिश्रम करके, कि हर व्यक्ति तो पूरा आयुर्वेद नहीं पढ़ सकता, हर व्यक्ति पूरा आयुर्वेद जानता भी नहीं है, तो आम व्यक्ति क्या करे, आम व्यक्ति के घर में, रसोई घर में जो मसाले हैं उसको कैसे अलग अलग, कोई किसी के कान में दर्द है, किसी के दांत में दर्द है, किसी के बच्चे के पेट में दर्द है, कभी कोई फोड़ा फुंसी आ गया, किसी को डेंड्रफ हो गया, किसी की एड़ियां फट गई, किसी को ज्वर आ गया, ज्वर के अलग अलग प्रकार से ज्वर आ गया, किसी को स्किन की कोई डिजीज हो गई। तो ऐसा कौन सी पुस्तक है जिसको पढ़ने के लिए कोई एमबीबीएस का कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है और घर बैठे हम उसको पढ़ के उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं? तो ये जड़ी बूटी रहस्य एक ऐसी पुस्तक है, इसके 3 वॉल्यूम है, 3 खंड हैं इसके एक एक खंड की यदि मैं बात करूं तो जड़ी बूटी रहस्य के एक खंड में लगभग 150 जड़ी बूटियों की चर्चा की है, 150 जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है। इस जड़ी बूटी रहस्य नाम की पुस्तक में यदि मैं देखिए पहले अंक की बात करूं तो पहले अंक में जो 150 जड़ी बूटियों के विषय में बताया गया है उसमें मैं कुछ के नाम आपको बताता हूं। अकरकरा, जैसे इसको ऐसे लेकर शुरू किया है पूज्याचार्य जी ने, तो अकरकरा, अखरोट, अरणी, अगस्त्य, अजमोता, अनार, अनानास, अपामार्ग, अमड़ा, अमरबेल, अर्जुन, अरलू, अश्वगंधा, अरंड, कदम, कपास, कबील, कालमेघ, खीरा, खस, गुलदाउदी, गुग्गुल, गिलोय, गाजर, इन सब के गुणों के बारे में बताया है। और जिस चीज के बारे में बताया है, मैं मान लीजिए एक चीज खोलता हूं कोई एक, अब जैसे अनानास हम खाते हैं, अब अनानास तो हम खाते हैं लेकिन अनानास के गुण कौन से? जैसे अभी मणिपुर का अनानास बहुत मीठा होता है, असम के सिलचर का अनानास बहुत मीठा होता है, मिश्री जैसा होता है। तो इस अनानास का बॉटनिकल नेम क्या है, इसका अंग्रेजी का नाम क्या है, ये किस कुल की वनस्पति है, संस्कृत का नाम क्या है, हिंदी का क्या है, उड़िया का क्या है, अलग अलग भाषाओं में इसको क्या कहते हैं। अब अनानास को तो क्योंकि सब जानते हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में हमारे कार्यकर्ता कहते हैं कि जी इसको हमारी साइड में क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं ये बताओ। हम तो इसको गिलोय के नाम से नहीं पहचानते, हम तो मसाले को इस नाम से नहीं बोलते। तो सारे लोकल नाम दिए गए हैं, फिर इसका परिचय दिया गया है, इसका इतिहास क्या रहा है, फिर इसके बारे में इसका रासायनिक संगठन दिया गया, इसकी केमिस्ट्री दी गई है कि इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से तत्व हैं, फिर उसके आयुर्वेद के गुण धर्म और प्रभाव दिए गए हैं, फिर उसके औषधीय प्रयोग दिए गए हैं। और औषधीय प्रयोग में भी इसका श्वास रोग में क्या है, इसका अजीर्ण में क्या है, पेट के रोगों में क्या है, जलोदर में क्या है, कीड़े मारने के लिए क्या है, हमारा यदि कोई लीवर में कोई दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, स्किन डिजीज में इसका किस किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके मुरब्बे का क्या प्रभाव है, इसके शरबत का क्या प्रभाव है, ऐसे इसकी डिटेल दी गई है। जैसे अनार है, अब अनार के बारे में, अनार का परिचय, अनार के अलग अलग भाषाओं में नाम, अनार की केमिस्ट्री क्या है, अनार में कौन कौन से तत्व हैं, उसमें शुगर कितनी है, उसमें कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं, फिर गुणकर्म क्या है, त्रिदोष हर्ष है, वात पित्त कफ को कौन से को बढ़ाने वाला या कम करने वाला है, खट्टा अनार कैसा होता है, खट्टा पिट्ठा अनार का क्या गुण है, फिर अलग अलग अनार के साथ ही अनार के छिलके के क्या गुण हैं, अनार के बीज के क्या गुण हैं, अनार का दाना जो प्रयोग करते हैं सुखाकर उसके क्या गुण हैं, औषधीय प्रयोग में अगर सिर में दर्द है तो अनार को कैसे प्रयोग करें, अनार के पत्ते को कैसे प्रयोग करें, अनार के फूल को कैसे प्रयोग करें, ये सारी डिटेल इसमें चित्र के साथ कंठ रोग में, वक्ष रोग में, नाक के रोग में, कर्ण रोग में, मुंह के रोग में, हृदय रोग में, उदर रोग में, अतिसार में, रक्त अतिसार में, उदरकर्मी में, प्रजनन संस्थान में, किडनी में, मतलब अलग अलग रोगों में हम अनार को क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। हर औषधि के कम से कम 50 से लेकर 100 तक, 125 तक इसके अंदर आयुर्वेदिक उपचार भी दिए गए हैं कि आप औषधि को पहचानें, औषधि से परिचय प्राप्त करें और परिचय प्राप्त करने के साथ साथ औषधि से अपने आप को कैसे लाभ उठा सकते हैं। ऐसे जैसे ये पहले पार्ट में 150 औषधियों का वर्णन है, फिर दूसरे पार्ट में और 150 औषधियों का वर्णन है, सेकंड पार्ट में फिर 150 औषधियों का वर्णन है,
चिलगोजा से लेकर, चिकंदर से लेकर, चीकू से लेकर, चौलाई से लेकर, जटामासा से लेकर, अब जैसे चौलाई है या जैसे अपामार्ग है। अब अपामार्ग पूरे भारत में होती है लगभग, लेकिन अपामार्ग को हम पहचानते नहीं है। हमें ये नहीं पता कि अपामार्ग को हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। पत्थर चट्टा लगभग पूरे भारत में होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज भी बताते हैं कि पत्थर चट्टा को खाने से ये लाभ होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमें ये नहीं पता कि पत्थर चट्टा को तमिल में क्या कहते हैं, तेलुगु में क्या कहते हैं, हिमाचल में क्या कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं, असमीज में क्या कहते हैं, मणिपुर में क्या कहते हैं। तो ये लोकल लैंग्वेज के नाम भी इसमें दिए गए हैं। टमाटर, जो, जूही, जीवंती, जीरा, तिल, थूहर, तेजपत्र, दम्बेल, दूब, नागफणी, नींबू, और नींबू के भी अलग अलग प्रकार, नींबू के भी 3-4 टाइप के नींबू होते हैं, उनकी डिटेल में पीपल से लेकर पुनर्नवा, बथुआ। बथुआ जैसे हमारे यहाँ लगभग हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत की बात करें तो बथुआ खूब होता है, लेकिन हमें नहीं पता कि बथुए के गुण क्या है। अब अगर मैं केवल बथुए की बात करूं तो बथुए को अभी बीच में यह होता था कि गांव के लोगों ने बथुआ खाना छोड़ दिया। बथुआ क्यों नहीं खाना? क्योंकि बथुआ फ्री में मिलता है। बथुआ फ्री में मिलता है, जो दुकान से चीज मिलेगी वो अच्छी है, ये गांव के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। बथुए की सब्जी, बथुए का रायता। उसके बाद जब शहरों में बथुआ बिकने लगा, मॉल में बथुआ बिकने लगा, और जब बथुए के गुण सामने आने लगे तो ये पता लगा कि ये तो बहुत अद्भुत औषधि है, इसका तो बहुत अद्भुत लाभ है। तो अब शहर के लोगों ने पहले बथुआ छोड़ा, फिर गांव के लोगों ने छोड़ा, अब शहर के लोगों ने खरीद कर बथुआ खाना शुरू कर दिया। तो अब गांव के लोग भी समझ रहे हैं कि बथुए के क्या लाभ हैं। तो जैसे बथुए को लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तेलुगु में पप्पूकुरा कहते हैं, बंगाली में बेतुआ कहते हैं, पंजाबी में बाथू कहते हैं, उड़िया में बथुआ कहते हैं, कोंकणी में चकविट कहते हैं, कन्नड़ में विलिय चिल्लिके कहते हैं। तो इसका संस्कृत का नाम क्या है? फिर ये जो बथुआ है, इस बथुआ का रासायनिक संगठन क्या है, इसका औषधीय प्रयोग क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं, ये बहुत डिटेल में दिया गया है। जैसे कीकर है, अब कीकर हमारे हर घर में खड़ी रहती है, लेकिन कीकर का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? मुंह के रोग में क्या प्रयोग कर सकते हैं, वक्ष रोग में क्या प्रयोग कर सकते हैं, उदर रोग में क्या प्रयोग कर सकते हैं, कीकर की जो फली आती है उस फली का हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, कीकर के फूल का क्या लाभ उठा सकते हैं, पीलिया में कैसे काम करती है। हमारे यहाँ किसी को यदि मासिक विकार है, रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, इसमें कैसे काम करते हैं। तो एक एक जड़ी बूटी का जो हमारे भारत में अलग अलग स्थानों पर मिलती है उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन देने का काम ये पार्ट 2 में लगभग 145 से 150 औषधियों के बारे में चर्चा की है। और ऐसे ही पार्ट 3 में कि आम जनमानस जड़ी बूटी को कैसे पहचाने, तो उसके पत्ते की फोटो दी है, वृक्ष की फोटो दी है, फूल की फोटो दी है, फल की फोटो दी है, ताकि घर में हमारे ये किताब है, हमारे आसपास कोई पेड़ पौधा है तो इस किताब से हम उसको पहचान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे आसपास कोई पेड़ पौधा है, कोई रोग हो गया, तो इस किताब में नुक्से देखकर हमारे आसपास जो उपलब्ध जड़ी बूटियां हैं उससे हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब ये जो तीसरा पार्ट है जड़ी बूटी रहस्य का, इसके अंदर भी ब्रह्मी से लेकर, मटर से लेकर, मक्का से लेकर, मकोए से लेकर, भोजपत्र से लेकर, भृंगराज से लेकर, मसूर से लेकर, रीठा से लेकर, मूसली से लेकर, लौंग से लेकर, विधारा से लेकर, शंख पुष्पी से लेकर सहजन तक, इन सब के गुण धर्म, इनके नाम, हल्दी के क्या क्या गुण हैं। अच्छा, हल्दी में भी जो 3-4 टाइप की हल्दी है, सामान्य हल्दी है, हरिद्रा है, जंगली हल्दी है, आमा हल्दी है, अमिया हल्दी बोलते हैं, जिसकी हड्डी टूट जाए या जिसका अंदर से मांस फट जाए। तो पुराने जमाने में गांव में मैंने भी सुना हुआ है कि कर्क मैदा और अमिया हल्दी ये दोनों लेकर यदि प्रयोग किए जाएं तो इससे अंदर यदि मांस के अंदर कोई चोट है या हड्डी की कोई चोट है तो बहुत तेजी के साथ वो ठीक होती है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो जड़ी बूटियों का सेवन कर लिया जाए तो जैसे हड्डी कहीं टूटी तो हड्डी में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, उस कैल्शियम के डिपोजिशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। कुछ ऐसी भी औषधियां अपने आयुर्वेद में हैं, तो इनके बारे में पूरी डिटेल में यहां जानकारी दी गई है। लास्ट में भी इनकी विशेष सूची दी गई है, अलग अलग भाग की विशेष सूची दी गई है, अलग अलग कल्प कैसे बनाएं, जैसे अंजन कैसे बनाएं, अनुपान कल्पना क्या है, आयुर्वेद के जो शब्द है ना, गंडूश क्या है, कल्प कल्पना क्या है, कल्प विधि क्या है, कथपान क्या है, इनकी सामान्य जानकारी भी, नस्य क्या है,
तंबाशु क्या है, धृत मूर्छन क्या है, मतलब घी को मूर्छित कैसे करें, तेल को मूर्छित कैसे करें, या आयुर्वेद के अंदर किसी भी औषधि को अपने लेने के लायक बनाना, उसकी भी सामान्य जानकारी इसके लास्ट में दी हुई है। 3 भाग में जड़ी बूटी रहस्य, आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य एक ऐसी पुस्तक है जो सबके लिए बहुत उपयोगी है। हम यदि बात करें तो इस आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के 450 के लगभग जड़ी बूटियां 3 पार्ट में है। ये इन 3 पार्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर 550 के लगभग पेज हैं। एक पार्ट में 550 पेज हैं, टोटल लगभग 1700 पेज हैं। तो इसके एक पार्ट की कीमत केवल 350 रुपए रखी गई है। एक पार्ट के हिंदी का जो पुराना संस्करण है इसकी 350 है, और ये जो हिंदी के जो तीनों संस्करण है, एक एक पार्ट में 500 500 600 600 पेज हैं, और मल्टी कलर है, उसकी 700 रुपए लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो आप ये जड़ी बूटी रहस्य, वेद वर्णित वनस्पतियां और अष्टांग हृदय, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, प्राणायाम रहस्य, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, औषध दर्शन, योग दर्शन, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बहुत उपयोगी हैं। इतनी उपयोगी हैं कि आप ये घर में रखेंगे तो आप पढ़ेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपके बच्चे भी इसके कभी पन्ने पलटते पलटते पढ़ेंगे तो उनकी रुचि आयुर्वेद में हो जाएगी। और हमारी ये ज्ञान परंपरा, हमारे घर में जब कुछ पुस्तकें होती हैं तो पढ़ने की आदत अपने आप नई पीढ़ी को लग जाती है, और जिस नई पीढ़ी को पढ़ने की आदत हो वो नशों से भी बच जाती है। एक हार्ड फैक्ट है कि जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि उन लोगों को मानसिक रोग होने के, अल्जाइमर जैसे रोग होने के चांसेस 50% तक कम होते हैं। तो दिव्य प्रकाशन के माध्यम से पतंजलि पुराने ज्ञान विज्ञान के ऊपर शोध करके, उस शोध की कोई कीमत नहीं है, लागत से भी कम मूल्य पर ये पुस्तकें जन जन के बीच में उपलब्ध करवाने का काम कर रही है, ताकि आने वाले समय में कोई यूएसए, कोई यूके, कोई अमेरिका जैसे लोग ये ना कहें कि हल्दी के ऊपर तो हमारा पेटेंट है, नीम के ऊपर तो हमारा पेटेंट है। इसके लिए पतंजलि योगपीठ एक बड़ा काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, कल कुछ और पुस्तकों का परिचय करवाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।